किसी भी राष्ट्र को बम गिराकर नहीं खत्म किया जा सकता। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो जापान को देख लें। अगर आपको लगता है कि आप किसी राष्ट्र के धर्म को खत्म करके उस राष्ट्र को खत्म कर देंगे तो यह भी संभव नहीं है। इसके उदाहरण के लिए आप इजराइल को देख लें। लेकिन यदि आपने किसी राष्ट्र की संस्कृति को मार दिया, वहां के कल्चर को खत्म कर दिया, तो उस राष्ट्र का पतन हो जाएगा। उदाहरण देखना है तो अफगानिस्तान को देख लीजिए। अफगानिस्तान का सांस्कृतिक पतन किस तरीके से हो गया और आज अफगानिस्तान की जो कंडीशन है, इसी को कवर करता है मेरा आज का यह टॉपिक, जिसका नाम है अफगानिस्तान। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में मैं इस टॉपिक को रख रहा हूं। आशा है कि आप लोगों ने टीवी समाचारों में अलग अलग लोगों के मुंह से और अखबारों में अफगानिस्तान के बारे में खूब सारी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी, लेकिन प्रॉपर चीजें या उन जानकारियों में से भी कुछ अलग सी जानकारी जो सिर्फ आपके एग्जाम के काम की हो, उसमें कोई भी टीआरपी या कोई भी इंटरटेनिंग फैक्टर ना हो, तो ऐसी एक जानकारी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अफगानिस्तान। आपके पीछे आपको मैप में अफगानिस्तान नजर आ रहा है, और चूंकि यह कंट्री इतना फेमस रहा है पिछले कुछ दिनों में कि आप सभी लोगों ने इसके बारे में खूब सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप इस मैप के ऊपर देख सकते हैं कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री, भू आबद्ध देश है। ये चारों तरफ जमीन से या स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है, कोई समुद्री रास्ता नहीं है इसके पास। और किसी भी राष्ट्र की बदकिस्मती होती है अगर उसके पास समुद्री सीमा ना हो। तो एक तो ये अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या आज के इस अफगानिस्तान की समस्या को हम लोग समस्या की जड़ मान लें? नहीं, समस्या की जड़ ये नहीं है। किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका इतिहास समझना होता है। तो पहले आज हम अफगानिस्तान के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और इतिहास में मैं आपको कोई लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस अफगानिस्तान को आज आप यहां पे देख रहे हैं, इसी अफगानिस्तान को एंशिएंट इंडियन लिटरेचर्स में सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। जी हां, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। सप्त का मतलब है सात, सैंधव का मतलब है सिंधु से संबंधित या रिलेटेड टू द इंडस। तो ये जो इसमें आप मैप के ऊपर देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और इस बात का जो प्रमाण है वो हमें वैदिक काल में मिलता है। अफगानिस्तान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सप्त सैंधव प्रदेशों में सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां बहा करती थी, और इस प्रकार से ये वाला जो एरिया है ये वैदिक सभ्यता का जन्म स्थल रहा है। भारत और अफगानिस्तान का जो लगाव आज आप देख रहे हैं, जो ब्रदरहुड दोनों देशों के बीच में आप देख रहे हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमारी संस्कृति का उदय इसी एरिया से हुआ है। लेकिन अगर हम लोग वैदिक काल के भी पीछे चले जाएं
जब इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा करती थी, जब सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी, तो उस समय भी मानव बस्तियों के प्राचीनतम प्रमाण हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसलिए इस बात को पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज विश्व की जो सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस हैं, उन्हीं सिविलाइजेशंस का घर रहा है यह अफगानिस्तान। यहां पर स्टोन एज के एविडेंसेस हैं, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस हैं, और यहां पर वैदिक काल के ना ही केवल एविडेंसेस हैं बल्कि ऑथेंटिक सोर्सेस भी हैं। ये जो सप्त सिंधु प्रदेश का मैप आप इस समय देख रहे हैं, इन्हीं में एक जगह है गांधार। आज जिस जगह को कांधार कहा जाता है, उसी के आसपास का एरिया कभी गांधार हुआ करता था, और उपनिषदों में इसे शकुनी का प्रदेश कहा गया है। गांधार के राजा शकुनी बताया गया है। वैदिक काल में 5 जन्य की कहानियां यहां से जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश को पार कर जाएं, तो फिर इस अफगानिस्तान को अगर प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से देखें, वैदिक काल के बाद के समय से देखें, तो यहां पर कनिष्क का भी शासन हुआ। चूंकि वैदिक काल जब समाप्त होता है, तो फिर उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स, धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। तो एक और जहां हम अफगानिस्तान को सप्त सिंधु प्रदेश कह सकते हैं, वेदों की धरती कह सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान बुद्ध के उपदेशों की भी धरती है। हालांकि बुद्ध ने यहां पर डायरेक्टली कोई उपदेश नहीं दिए, क्योंकि बुद्ध जो थे वो मगध के क्षेत्र में थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं जब यहां तक पहुंची तो यहां के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पीछे का जो रीजन था, वो सिर्फ यही था कि उनका कल्चर पहले से ही वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ था। अगर हम लोग बाहर से आने वाले इन्वेडर्स की बात करें, तो अफगानिस्तान ही वो एरिया है जहां पर शक, कुषाण, हून ये सब भी आए, बसे, बौद्ध धर्म को स्वीकारा भी। कनिष्क के साम्राज्य को अगर आप देखें, ये एक मैप आप देखिए जिसमें आप कनिष्क के साम्राज्य को देख रहे हैं, तो कनिष्क का जो पूरा साम्राज्य है वो लगभग इसी अफगानिस्तान में हुआ करता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का मानने वाला था, इसलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान बौद्ध के, बुद्ध के उपदेशों की भी धरती है। अफगानिस्तान के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनिष्क को अपना पूर्वज मानते हैं। अगर मैं एक पुरानी एयरलाइन की बात करूं तो उसका नाम कनिष्क एयरलाइंस था। आज अगर आप, अब तो खैर अफगानिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हो गई, लेकिन आज से अगर कुछ साल पहले तक आप अफगानिस्तान गए होते तो वहां पे कनिष्क के नाम से चेन ऑफ होटल्स है, बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर कनिष्क के नाम पर हैं। और इसी तरीके से कई सारी इमारतों का नाम भी वहां पर कनिष्क के नाम पर है, जबकि आज का अफगानिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान का जो कल्चर है वो भारत के कल्चर से ही मिलता जुलता है। अगर कनिष्क के समय से आगे की बात करें, तो फिर जब मौर्य साम्राज्य भारत में आया, तो इसी मौर्य साम्राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था वो भी इसी क्षेत्र में हुआ था। शक, कुषाण और हूनों के बाद यूनानी जब आए भारत में हमला करने, जिनमें कि अलेक्जेंडर का नाम सबसे ऊपर आता है, सिकंदर का नाम सबसे ऊपर आता है, तो कहते हैं कि सिकंदर का भी जो बेस कैंप है वो यही अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर पास। आप इस मैप के ऊपर देखिए खैबर पास। अगर खैबर पास की जो लोकेशन है वो आज आप देखेंगे, तो ये खैबर पास आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर आएगा।
लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी कोई चीज नहीं थी। अफगानिस्तान को गांधार प्रदेश कहा जाता था और पाकिस्तान का ये वाला एरिया पंजाब कहलाता था। तो गांधार और पंजाब को जोड़ने के बीच में कनेक्टिंग लिंक के रूप में ये खैबर दर्रा काम करता था और इसी खैबर दर्रा के आसपास का जो एरिया है उसको खैबर पख्तूनियन प्रांत कहा जाता है, द प्रोविंस ऑफ खैबर। लेकिन आज आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है, क्योंकि दोनों कंट्रीज को आज ये जोड़ रहा है। तो इसका मतलब खैबर पख्तूनिया कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान में भी है और कुछ एरिया अफगानिस्तान में भी है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पख्तून कहा जाता है या पाश्तो कहा जाता है, और यही अफगानिस्तान की मेजर लैंग्वेज भी है, पाश्तो। मैं आपको इस खैबर पास के बारे में क्यों बता रहा हूं? रीजन है कि जितने भी इन्वेडर्स भारत में आए, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, हून हो, यूनानी हो, या फिर आगे चल के अरबी या मुस्लिम हमलावर आए हों, वो इसी दर्रे के सहारे से आए। तो ये दर्रा अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। सिकंदर के हमले के बाद जब अफगानिस्तान में यहां पर मौर्यों का शासन आया, तो ऐसा कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी और इंडिया में यानी कि मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है वो भी इसी क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पे एक मिली जुली संस्कृति का जन्म हुआ था जिसको हम लोग गांधार शैली कहते हैं, गांधार आर्ट फॉर्म कहते हैं। आज जिस कंधार में खून खराबा है, आज जिस कंधार में AK-47 की गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं, ये कभी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करता था। बुद्ध की सबसे पहली मूर्तियां यहीं पर बनाई गई थी और बामियान बुद्धा, जो कि विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसको यहीं पर एक पहाड़ काट के बनाया गया था, जिसको अल कायदा के आतंकवादियों ने डायनामाइट लगाकर उड़ा भी दिया था, वो जगह भी यहीं पर है। अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस की अगर और आगे की कहानी को हम लोग समझेंगे तो जब अरबी हमलावर भारत में आते हैं, जब भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, तो भी इसी जगह को बेस कैंप बनाया गया। आगे चल के मंगोलों में, तुर्कों में और अरबों में झगड़ा हुआ सिल्क रूट पर कब्जे को लेकर के। सिल्क रूट पर कब्जे को लेकर के जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े का केंद्र भी था अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का जो शहर था गजनी, वो एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां पर तुर्क, अरब और मंगोल आकर के मिलते थे। तो ये झगड़ा भी यहां पर होता रहा और इसी झगड़े की वजह से ये अरबी और तुर्क भारत को आकर के लूटते रहे और यहां से ले गई प्रॉपर्टी, यहां से लूटे गए धन को ले जाकर के ये उस युद्ध में खपाते रहे। आगे चल के यहीं पर घुरीद इंपायर डेवलप हुआ, गजनी उनकी कैपिटल बनी। महमूद गजनी यहीं का रहने वाला था, गजनी इंपायर का ही रहने वाला था। गजनी के बाद गोरी आया, गोरी ने भी इसी जगह से भारत पर आक्रमण किए। गोरी के बाद तुर्क आए, तुर्कों ने भी यहीं से भारत पर आक्रमण किए। तुर्कों के बाद अफगान आए, अफगानों ने भी भारत में यहीं से आक्रमण किए और अफगानों के बाद यहां पर आते हैं फाइनली ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। अंग्रेज अफगानिस्तान में कैसे पहुंचे, इस चीज को समझने के लिए आपको अफगानिस्तान का एक दूसरा मैप देखना पड़ेगा। और इस समय ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान का फिजिकल मैप है। आप जरा इस मैप को ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर अफगानिस्तान की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहां पर इतने सारे एम्पायर्स डेवलप हुए, इतनी सारी बातें आपने अफगानिस्तान के बारे में जानी, तो ये मैप आपको क्या बता रहा है? ये मैप आपको बता रहा है अफगानिस्तान की पहाड़ियों के बारे में। अफगानिस्तान में हिमालय का जो एक्सपेंशन है, उसी एक्सपेंशन में ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, इसको हिंदू कुश कहा जाता है। हिंदू कुश, पामीर नॉर्थ से निकला हुआ जो हिंदू कुश है, वो पूरे अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि वो एक्सटेंड करता है।
यहाँ पर ये खैबर पास है जहाँ से सारे हमले हुए, और ये सारे जो पहाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारे पठार हैं, और यहाँ पर बहुत सारे हाईलैंड्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया जो है उसके बीच में अफगानिस्तान एक बॉर्डर का काम करता था। लेकिन अफगानिस्तान में अंग्रेजों ने अपनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? तो इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको जरा वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। अगर मैं 17वीं और 18वीं सदी की बात आपसे करूं तो यहां पर जो दो प्रतिद्वंदी पूरी दुनिया में हैं उनमें अमेरिका का कहीं रोल नहीं आता है। इन दोनों प्रतिद्वंदियों में या तो ब्रिटेन है और या सोवियत संघ है। उस जमाने में, जिस जमाने के सोवियत संघ की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जरा एक नक्शा यहां पर देखिए, और ये जो सोवियत संघ का मैप आपको दिख रहा है ये तब का मैप आपको दिख रहा है जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के पहले ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें जो रेड पार्ट आप पूरा देख रहे हैं, ये रेड पार्ट सोवियत यूनियन है। और यहां पर जो सेंट्रल एशिया हुआ करता है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान है, ये तब नहीं थे, ये सब सोवियत यूनियन का पार्ट थे। तो अब आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन के जो बॉर्डर हैं वो डायरेक्टली सीधे तौर पर कहां से टच हो रहे हैं? अफगानिस्तान से टच हो रहे हैं। दूसरी पावर है यहां पर ब्रिटेन, जो कि यूरोप में इधर पे है, और अपनी कॉलोनीज के माध्यम से ब्रिटेन लगभग दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में शासन कर रहा है। रीजन क्या दे रहे हैं? औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना है। यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट शासन है, सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट शासन है, और यहां पर है पूंजीवाद, इन दोनों के बीच में हमेशा आइडियोलॉजिकल क्लैशेस रहे हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्रिटेन और सोवियत यूनियन एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत करना चाहता था और सोवियत संघ अपने आप को मजबूती देना चाहता था। लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि रशिया का बॉर्डर भले ही आपको यहां तक नजर आ रहा है, लेकिन ब्लैक सी में रशिया की स्थिति कमजोर थी। अगर इस ब्लैक सी में सोवियत यूनियन की स्थिति अच्छी हो जाती तो इस ब्लैक सी के सहारे से मेडिटेरेनियन सी और फिर यहाँ पर रेड सी के सहारे से अरेबियन सी तक इसकी पहुंच हो सकती थी। लेकिन चूंकि ब्लैक सी में सोवियत यूनियन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए सोवियत यूनियन की नजर कहां पर थी? अफगानिस्तान में। और वो हमेशा ये चाहता था कि अगर अफगानिस्तान में किसी तरीके से एंट्री मिल जाए तो अफगानिस्तान के सहारे से ईरान होकर के और अरेबियन सी में एंट्री करी जा सकती है, और इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या दूर हो सकती है। अब सोवियत संघ का ये जो प्लान है, ये जो योजना है, इस योजना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस कंट्री को आ सकती है वो कंट्री है ब्रिटेन। क्योंकि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में पहुंचने में उसको देर नहीं लगेगी। बस यही रीजन था कि अंग्रेजों ने सोवियत संघ में इंटरेस्ट दिखाना, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज अफगानिस्तान पहुंचे तो, लेकिन अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, जंगलों में, गुफाओं में, नदियों में, पठारों में खो गए। और अंग्रेजों की या ब्रिटिश एम्पायर की इसी अफगानिस्तान में खो जाने की जो घटना है, इस घटना को इस नाम से भी जाना जाता है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द ग्लोबल एम्पायर्स। अफगानिस्तान को वैश्विक साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए आए, लेकिन कर कोई नहीं पाया और सारे के सारे यहां पर दफन होकर के गए। और वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका भी यहां से भाग गया है।
तो अमेरिका इज लाइक अ ग्लोबल एम्पायर, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। तो अगर अमेरिका यहां से इस तरीके से भाग गया है, बेइज्जत होकर के गया है, ह्यूमिलेट होकर के गया है, तो अब आप कल्पना करिए कि पीछे क्या हुआ होगा। तो यही कंडीशन जो आज अमेरिका की है, ये ब्रिटेन की हो चुकी है और ये सोवियत संघ की भी हो चुकी है। तो हुआ कुछ यूं कि जब ब्रिटेन ने यहां पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो यहां पर अफगानों के साथ अंग्रेजों के 2 युद्ध होते हैं और इन्हीं युद्धों को हम लोग एंग्लो अफगान वॉर के नाम से जानते हैं। हालांकि इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेज जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि लोकलाइट से लड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। आपको अगर कोई फ्रंट दे दिया जाए, कोई मैदान दे दिया जाए, तब तो आप युद्ध कर लेंगे। लेकिन अगर टोपोग्राफिक कंट्रोल मेरे पास है, अगर स्थलाकृतियों का नियंत्रण मेरे हाथ में है, जहां पर खड्ड हैं, जहां पर खाइयां हैं, जहां पर गुफाएं हैं, तो वहां पर दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती। और यही अफगानिस्तान की जनजातियों की सबसे बड़ी शक्ति है। जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है वो 1839 में होता है और रातों रात ब्रिटेन के 14,000 सैनिक मारे जाते हैं। रातों रात 14,000 सैनिक मारे जाते हैं। एक मुश्किल से बच करके वहां से निकला था जिसने अपनी आप बीती सुनाई थी। हालांकि इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे अंग्रेज और 1878 में यहां पर दूसरा एंग्लो अफगान वॉर शुरू हुआ जो 1880 तक चला था और इसमें भी अंग्रेजों की हार हुई थी, अफगानों से जीत नहीं पाए थे। अफगानों से ना जीत पाने के लिए अफगानों की टेक्नोलॉजी या उनकी बहादुरी या उनकी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है अफगानिस्तान की टोपोग्राफी। अफगानिस्तान का जो स्थलाकृतियां हैं उस पर कंट्रोल है वहां की ट्राइब्स का। जब 1880 में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों की हार हो गई, तब अंग्रेजों ने फाइनली ये समझ लिया कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं पूरी दुनिया से, वो सारा पैसा आप अफगानिस्तान में फूंक देंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए अंग्रेज तब जाकर के यहां पर ड्रॉ करते हैं डूरंड लाइन और इस तरीके से सोवियत यूनियन को ये मैसेज दे दिया जाता है कि देखो भैया, हमने ये डूरंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है। डूरंड लाइन के इस तरफ यानी कि ईस्ट में इंडिया है और डूरंड लाइन के वेस्ट में अफगानिस्तान है। तो कहीं ना कहीं इसे अंग्रेजों की हार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डूरंड लाइन इस बात का प्रमाण थी कि सोवियत संघ को यह मैसेज दिया गया कि भैया अब इस तरफ मत आना आप। तो डूरंड लाइन जो थी वो उस जमाने में तो अंग्रेजों ने खींच दी, लेकिन डूरंड लाइन आज भी विवादित है। न अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को मानता है, न पाकिस्तान इस डूरंड लाइन को मानता है और उसका रीजन वही खैबर दर्रा है जिसके आसपास का जो खैबर पख्तून प्रोविंस है उस पर ये दोनों ही कंट्री दावा करते हैं। तो आज अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि तालिबान स्ट्रांग हो रहा है, तो आने वाले समय में जरूर तालिबान इस बात के ऊपर भी दावा करेगा कि जो डूरंड लाइन है उसको हम नहीं मानेंगे और पाकिस्तान का खैबर पख्तून प्रांत जो है वो हमें चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये पहला ग्लोबल एम्पायर अफगानिस्तान के अंदर दफन हो गया। जब ये दफन हो गया 1921 में पूरी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ दिया अंग्रेजों में और फिर इस तरीके से अफगानिस्तान को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन अफगानिस्तान की ये जो आज़ादी है, इसके बाद अफगानिस्तान में जो मोनार्कियल सिस्टम शुरू होता है, राजशाही शुरू होती है 1921 से लेकर के। अब अफगानिस्तान में ये मोनार्कियल सिस्टम आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि कौन राजा था, फिर उसका बच्चा कौन आया। हम लोग इस पूरे दौर को वहां से स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद सीधे आते हैं 1950 में। हमें अफगानिस्तान के पर्सनल इशू से कोई लेना देना नहीं है। 1950 में इस दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दुनिया 2 भागों में बट गई थी। पहला भाग वो जो अमेरिका जैसे देशों के साथ था, इन्हें पूंजीवादी विश्व कहा गया, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड कहा गया। दूसरा भाग वो जो समाजवादी विश्व कहलाया और जो सोवियत संघ के साथ था, और सोवियत संघ और यूएसए के अंदर ये कोल्ड वॉर शुरू होता है। जो देश कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे वो अमेरिका के साथ हो लिए और जो देश सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे वो सोवियत यूनियन के साथ हो लिए। लेकिन इन दोनों के झगड़े में
कहीं ना कहीं फिर से बीच में जो अफगानिस्तान है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। उसका रीजन है केवल उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर आप लोग अफगानिस्तान का ये नक्शा देखिए तो इस नक्शे के ऊपर आप पाएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो अफगानिस्तान इज लाइक अ क्रॉस रोड। आप एक बार कल्पना करिए कि आप यहां पे अफगानिस्तान में खड़े हैं, तो आप जरा अपने दाहिनी तरफ देखिए, आप अपने राइट साइड देखिए, आपको राइट साइड पूरा ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया नजर आएगा। अगर आप अपने वेस्ट साइड देखें तो आप मध्य पूर्व में पहुंच जाएंगे, मध्य पूर्व और वेस्ट एशिया में पहुंच जाएंगे। अगर आप अपने सामने देखें यानी कि नॉर्थ में देखें तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया आपकी मुट्ठी में और उस जमाने में सोवियत यूनियन आपकी मुट्ठी में। और अगर आप नीचे देखें, दक्षिण में देखें तो दक्षिण में खुलता है अरब सागर। तो अफगानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एशिया की धुरी के रूप में काम करता है और लैंडलॉक भी है। तो इसलिए जब कोल्ड वॉर हुआ तो फिर से ये अफगानिस्तान कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। ब्रिटेन अमेरिका के साथ तो था लेकिन दबी छुपी जबान में, और अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा यही था कि सोवियत संघ के जो बॉर्डर हैं वो उस जमाने में भी कोल्ड वॉर के दौरान में भी अफगानिस्तान को टच करते थे। अगर सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर प्रवेश कर गया तो फिर कोल्ड वॉर में अमेरिका की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। हालांकि इस समय अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार भी आ गई जो कम्युनिस्टों को सपोर्ट करती थी। अगर कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट एक हो गए तो कैपिटलिस्ट तो इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। बस यही रीजन था कि 1979 में सोवियत संघ की पूरी टैंक रेजिमेंट अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई और वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब ये जो अफगान और सोवियत संघ के बीच में जो वॉर चलता है इसको सोवियत अफगान वॉर कहा जाता है और ये करीब 10 साल तक चलता है। 1979 से लेकर के 1989 तक ये वॉर चलता है। और बस इन्हीं 10 सालों में अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में कई सारी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं जिनमें पाश्तो भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं, पठान भी हैं, किर्गिज भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये छोटी छोटी जनजातियों के जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, इनको हम लोग वहां पे वॉर लॉर्ड्स कहते हैं। वहां पर हम इन्हें कबीलों के सरदार के जैसे कहते हैं। तो अमेरिका की गलती ये थी कि अमेरिका ने वहां पे इन्हीं पाश्तो लोगों के एक ग्रुप को कलेक्ट किया और वहां पर एक हाथ में AK-56 और एक हाथ में कुरान लेकर के ये नारा दिया गया कि ये दो चीजें जो हैं ये आपको सोवियत संघ से आजादी दिलाएंगी। बस फिर क्या था, धर्म का मतलब ही है अंधापन। जैसे ही आप किसी को धर्म की किताब पकड़ा देंगे उसकी आंखों में अपने आप पट्टी बन जाएगी। और इस तरीके से पहली बार जो मुजाहिद दीन शब्द का प्रयोग होता है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है इसी सोवियत संघ में। रीजन क्या था? लालच, कि सोवियत संघ का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान में पूरा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अमेरिका ने काफी सारे हथियार भी प्रोवाइड कराए, तमाम सारी फाइनेंशियल एड्स भी करी और धीरे धीरे यहाँ पर कुछ मुजाहिदीनों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनते चले गए। चूंकि उनके पास हथियार है, कुरान है, धर्म के नाम पर अंधापन है, तो फिर वो गोलियां चलाने में कहाँ पीछे रहेंगे। और इस तरीके से 1989 में जब सोवियत संघ ने यहाँ से बैक ऑफ किया तो उसके बाद ये जो लोकल ट्राइब्स थी ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। अमेरिका इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता ही था। अमेरिका भी उस समय वहां से चला गया। अमेरिका इसलिए चला गया क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ के जो बॉर्डर अफगानिस्तान को टच करते थे वो बॉर्डर्स अब बन गए सेंट्रल एशिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मैप में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहां पर सोवियत संघ जैसी कोई चीज नहीं है। तो अमेरिका तो इसी खुशी में खुश था कि अब सोवियत संघ खत्म हो गया, लेकिन 1989 से लेकर के अगले 7 सालों तक 1996 तक यहां पर क्या हुआ इसका अमेरिका का अनुमान नहीं था। यहां पर ये छोटे छोटे जो मिलिशिया ग्रुप थे ये इकट्ठे होने लगे और इकट्ठा होने के बाद में 1996 में यहीं पर नॉर्दर्न अफगानिस्तान में फॉर्मेशन होता है तालिबान का। तालिबान
जो कि तालिब नाम के शब्द से बना हुआ है, और तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट? जो कि धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। धार्मिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को तालिब कहते हैं, और तालिबान का मतलब हुआ उन्हीं का ग्रुप, अ कलेक्टिव ग्रुप। लेकिन एक कैसी धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं जिसमें लोगों ने AK-56 हाथ में उठा लिए और एक हाथ में कुरान लिए हैं और निकल पड़े अपने धर्म को बचाने। तो ये जो लोकल ट्राइब्स यहाँ पर पावरफुल होकर के निकली, तालिबान के रूप में बन करके निकली, अब इनके दो दुश्मन हैं। पहला दुश्मन है USA और दूसरा दुश्मन है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो अब है ही नहीं, अब तो कंट्री है रशिया। डायरेक्टली रशिया का अभी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अब बफर स्टेट के रूप में सेंट्रल एशिया आ गया है। तो कर किसका सकते हैं? USA का। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लड़ाकों को यह बात भी पता थी कि आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान में वो कहीं ना कहीं अमेरिका की दी हुई हैं। मुजाहिदीन शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है पहली बार। धर्म के नाम पर हथियार पहली बार अमेरिका ने पकड़ाए हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। तो बस फिर क्या था, इन्हीं तालिबानियों की सहायता से एक और संगठन यहां पर बनकर के तैयार होता है जिसे आप अल कायदा के नाम से जानते हैं। अल कायदा का सरगना उसामा बिन लादेन था एक समय पर, और फिर इन्हीं सारी चीज़ों के बीच एक हमला होता है अमेरिका के ऊपर जो कि 9/11 के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। 9/11 के ये जो अटैक्स हैं जिनमें ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया, लोगों ने लाइव टीवी के ऊपर देखा कि किस तरीके से दो जहाज जो है वो दो टावर्स में घुस गए, हजारों लोग मारे गए, पूरी दुनिया घबरा गई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। रशिया शांत बैठा था। फ्रांस जो कभी अमेरिका का बहुत बड़ा राइवल माना जाता था, प्रतिद्वंदी माना जाता था, उसने अपनी असेंबली के अंदर एक प्रपोजल लेकर के आते हैं और फ्रेंच प्रेसिडेंट कहते हैं, वहां पर संबोधन देते हैं कि कम से कम टुडे वी ऑल आर अमेरिकन्स, कम से कम आज हम सभी अमेरिकी हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा घूमता है, हिस्ट्री कुछ ऐसे अपने आप को रिपीट करती है, कर्म का चक्र या भाग्य का चक्र कुछ ऐसा होता है कि चीजें जहां से शुरू करी जाती हैं वहीं पे आके खत्म होती हैं। अमेरिका ने जो गलती 1979 में करी थी, अमेरिका ने जो गलती 1945 में करी थी, अमेरिका ने जो गलती 1950 में करी थी, उन सारी गलतियों का खामियाजा आपने देखा कि उसने कहां भुगता? 2000 में 9/11 की घटना में भुगता, 11 सितंबर को भुगता। इसके बाद 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ने का डिसीजन ले लिया गया, और ये बात पूरी दुनिया जानती थी कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन पर उतरने की भूल करी तो वो भी हारेगा। क्योंकि अभी आपने इस पूरी स्टोरी में देखा कि ब्रिटेन यहां से मुंह की खा के गया, सोवियत संघ यहां से मुंह की खा गया, और अब नंबर था अमेरिका का। तो मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जब से यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, आज 20 साल होने को आ गए, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आपको जान के शायद हैरानी हो, 60 लाख करोड़ से ज्यादा भारत सरकार का जितना बजट है एक साल का, उसके दोगुने से भी ज्यादा पैसा अमेरिका बर्बाद कर चुका है अफगानिस्तान में। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। अफगानिस्तान के नाम पर पूरे इराक को बर्बाद कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, और जो इस्लाम है उसको भी ग्लोबली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने खुलेआम बोलते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म, तो ये इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम का नाम टेररिज्म के साथ तक जोड़ दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका के सहयोग से अफगानिस्तान में जो सरकार बनी वो सरकार भी अनस्टेबल गवर्नमेंट साबित हुई। तालिबान फिर से पावरफुल होकर के आया और उसने अब काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया है। आगे की तस्वीरें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे की जानकारी आपको समाचार चैनलों ने खुद दे दी होगी। कभी हवाई जहाज़ से लोगों के गिरने की तस्वीरें, तो कभी लोगों के फ्लैश जो हैं वो जहाज़ के पहियों में फंस जाने की तस्वीरें, कभी एयरपोर्ट पे गोलियां चलने की तस्वीरें,
तो कभी माँ बाप के अपने बच्चों को अमेरिकी सैनिकों के हवाले कर देने की तस्वीरें। ये सारी तस्वीरें आपका दिल दहलाने के लिए पर्याप्त हैं। और शायद आपको ये सोचकर हैरानी भी होती होगी कि आज जबकि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब भी दुनिया में कुछ ऐसी तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। और अगर आज आपको ये सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं और अफगानिस्तान आज आपको दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ देश नजर आ रहा है, लिटरेसी रेट आपको जान के हैरानी हो जाएगी, 34% यहाँ पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे है अफगानिस्तान, पढ़ाई लिखाई में सबसे नीचे है अफगानिस्तान, यहाँ का जो जीवन प्रत्याशा है वो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज से बहुत ज्यादा पीछे है। तो अगर आज अफगानिस्तान की ये दयनीय दशा आपको नजर आती है तो जरा एक बार आप पांचजन्य को याद कर लीजिए, एक बार आप याद कर लीजिए सप्त सिंधु प्रदेश को, एक बार आप याद कर लीजिए कनिष्क के शासन को और अफगानिस्तान की महानता को। लेकिन आज अगर इस देश की दुर्दशा हो गई है या कर दी गई है तो वो अपने इंटरेस्ट की वजह से कर दी गई है, और इसीलिए ये सारी समस्याएं आज आपके सामने आ चुकी हैं। तो अफगानिस्तान की ये जो पूरी कहानी है ये मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करी। और अब आखिरी में मैं आपको आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप जो कुछ भी टीवी समाचारों में देख रहे हैं उन सारी चीज़ों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही ये सब कहीं पूछा जाएगा। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि लोग एरोप्लेन से किस देश के अंदर गिर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको पता होनी चाहिए अफगानिस्तान की ज्योग्राफी। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान इज द लैंडलॉक कंट्री। ये लैंडलॉक कंट्री है, इसका कोई भी समुद्री बॉर्डर आपको नजर नहीं आता है। अगर हम लोग क्लॉक वाइज चले तो अफगानिस्तान का बॉर्डर सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर चाइना से टच होता है। अगर ये बॉर्डर हम लोग चाइना का ना माने तो इंडिया का वो हिस्सा जो कि आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये बॉर्डर एक्चुअल में वहां से टच होता है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने ये वाला एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए अफगानिस्तान का ये बॉर्डर चाइना से टच होता है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर ईरान आता है, चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, पांचवें नंबर पर उज्बेकिस्तान और छठवें नंबर पर तजाकिस्तान। ये 6 देश हैं जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान को स्पर्श करती हैं। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बॉर्डर क्या है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस कंट्री की अफगानिस्तान के साथ मिनिमम सीमा है, न्यूनतम सीमा साझा करता है, या किस कंट्री के साथ मैक्सिमम सीमा साझा करता है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में जो हिमालय का एक्सपेंशन है, जो अभी मैंने आपको फिजिकल मैप में दिखाया, उसके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ फेमस सिटीज जैसे यहाँ पर काबुल है, यहाँ पर कंधार है और यहाँ पर पंचशीर वैली है, जो कि पूरी तरीके से इस समय तालिबानियों के कब्जे में है। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य तौर पर जो आयोग की परीक्षाएं हैं उनमें अफगानिस्तान की हिस्ट्री नहीं आएगी, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी आएगी। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के सहारे से और भी देशों की ज्योग्राफी आ सकती है, सेंट्रल एशिया की कहानी आ सकती है, यूएसएसआर की कहानी आ सकती है, या कोल्ड वॉर भी आ सकता है। इसके अलावा आखिरी में एक प्रश्न यह भी उठता है कि भारत का इसमें क्या पॉइंट है। इंडिया, जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनमें हमें आर्टिकल नंबर 51 में सीधी सी एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमें अपनी विदेश नीति के नाम पर केवल दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करना है, और अगर कभी हमारे ऊपर युद्ध आरोपित होता है तो हमें सुरक्षा करनी है। तालिबान ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे इंडिया को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता हो कि तालिबान हमारा दुश्मन है। जबकि मैंने अभी पीछे आपको लेक्चर में बताया कि तालिबान की जो एक्चुअल दुश्मनी है वो अब पाकिस्तान से होगी, ये अमेरिका से भी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। ये जो खैबर पख्तून मैंने आपको बताई ना जगह, ये भविष्य में विवाद का कारण बनेगी, आप इस चीज को लिख लीजिए।
और जब तक पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बफर स्टेट के रूप में है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि झगड़ा उसी से होता है जिससे आपका बॉर्डर मिलता है। ये एक बड़ा पुराना नियम है। आपके उसी पड़ोसी से आपका विवाद होगा जिससे आपका बॉर्डर, आपकी दीवार टच होती होगी। अफगानिस्तान के साथ फिलहाल इंडिया का कोई सीधा बॉर्डर नहीं मिलता है। हाँ, भारत को एक समस्या तो है, और वो समस्या है भारत के 44,000 करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट्स जो अफगानिस्तान में पेंडिंग पड़े हैं। चाहे वो चाबहार परियोजना हो, चाहे वो अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज उनकी पार्लियामेंट बनाने की परियोजना हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हाईवे के निर्माण से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो। हालांकि तालिबान ने यह भी कहा है कि इंडिया अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करे, और भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान का मित्र रहा है, तो इस बात से तालिबान को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत को जो आपत्ति है वो है रेडिकल थॉट्स। एक सेकुलर कंट्री होकर के हमें रेडिकल थॉट से, उग्र विचारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट अफगानिस्तान की पूरी कहानी सुना दी। अफगानिस्तान का इतिहास, भूगोल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की स्ट्रेटजी और वहाँ से रिलेटेड सारे विवादों को संक्षेप में बताने की कोशिश करी है। इसके बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने इन वीडियो लेक्चर्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए, अगर इसके लिए आप कोई सजेशन देंगे तो उसका भी हमेशा स्वागत रहेगा। अफगानिस्तान का ये जो वीडियो है, ये शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पहले से ही इतने ज़्यादा वीडियोज़ और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं आपके सामने कि आप खुद कंफ्यूज होंगे कि आप क्या लें उसमें से और क्या नहीं लें। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।